Once again, a very very warm welcome all of you to your ACE family। हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने अब तक रिलेशन कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन करे थे, कॉन्सेप्ट भी समझा था और काफी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करी थी। उससे अगला टॉपिक आता है फंक्शन। फंक्शन को भी हम वैसे ही समझेंगे जैसे हमने रिलेशन को समझा था 11वीं के बेसिक से 12 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन से क्या है। फंक्शन इज ए यूनिक रिलेशन ए टू बी विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। यानी फंक्शन एक रिलेशन ही है। जैसे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट था, ऐसे ही फंक्शन एक यूनिक रिलेशन है जो कौन सी कंडीशन फॉलो करता है, ये दोनों। क्या पहली कंडीशन है हमारी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड टू बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली कनेक्टेड टू बी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए यानी ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए बी से। यूनिकली का मतलब ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, एक से ज्यादा ना हो। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ए का ये वाला ए एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, किस किस से, 1 से और 2 से। तो ये फंक्शन की जो हमारी सेकंड कंडीशन है, क्या ऑल एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली कनेक्टेड टू बी, ये यूनिकली नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया। ठीक है, फिर इसका आगे ये वाला एक एग्जांपल है, क्या इसमें ए का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। फिर बी का कनेक्शन 1 के साथ है, सी का कनेक्शन 2 के साथ है। ठीक है, तो अगर हम पहली वाली कंडीशन को देखें, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड टू बी, तो क्या ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है बी से, नहीं हो पा रहा, तो ये बी फंक्शन हमारा नहीं होगा। फिर इसके बाद तीसरा एग्जांपल में क्या है, वन का कनेक्शन ए का कनेक्शन 1 के साथ हो गया, बी का कनेक्शन भी 1 के साथ हो गया और सी का कनेक्शन 2 के साथ हो गया। तो क्या दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड टू बी, क्या ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, हाँ है। क्या ए का एक एलिमेंट ए की बी से कनेक्टेड है, हाँ। लेकिन आप कहोगे कि बी का ये वाला एलिमेंट 2 से कनेक्टेड है, ये अलग अलग हो सकते हैं कनेक्टेड, लेकिन एक एलिमेंट ए का वो अलग अलग वो 2 से नहीं कनेक्ट हो सकता, जबकि बी का कनेक्ट हो सकता है 2 ए से। इसे आप ऐसे समझो, जैसे ए वाले सेट है बच्चे और बी वाला सेट है माँ। ठीक है, तो क्या एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये सेट की कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर इसमें देखें, तो क्या कोई बच्चा बिना माँ के हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी सेट की कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो इधर देखो, इधर क्या है, क्या दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, हो सकती है, तो इसका मतलब ये सेट हो गया। अगर ऐसे इजी लग रहा तो ऐसे समझ लो, कंडीशन ध्यान में रखो, कोई जरूरी नहीं, बस समझ में आना चाहिए सेट किसे कहते हैं। क्वेश्चन में कौन पूछ रहा कंडीशन क्या है लिख के बताओ, डिस्क्रिप्टिव तो पेपर होना नहीं, एमसीक्यू आने हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, क्या हर बच्चे की एक ही माँ है, एक ही है। ठीक है, किसी की 2 माँ नहीं हो रही और कोई बच्चा बिना माँ का तो नहीं है, नहीं है। अब आप कहोगे ये बी का एक एलिमेंट छूट गया, तो कोई माँ बिना बच्चे की भी तो हो सकती है। अगर वो छूट गया कोई बात नहीं, तो कोई माँ भी तो ऐसी हो सकती है, यानी जिसका बच्चा ना हो। तो ये तो फंक्शन था, ये भी फंक्शन हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, फिर इसका आगे मैंने लिया एक एग्जांपल, क्या लिया, एक सेट लिया जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, और एक सेट लिया जिसमें 1, 4 और 9 एलिमेंट है। ठीक है, फिर मैंने एक रिलेशन लिखा, क्या 1,1 है जिसमें एलिमेंट और 2,4 है। अब क्या ये रिलेशन है, रिलेशन चेक करने की वही 2 कंडीशन, क्या पहले मैं बनाता हूँ इन्हें, क्या ये हो गया ए सेट और ये हो गया हमारा सेट बी। ठीक है, ए टू बी, ए का 1 का कनेक्शन 1 के साथ, ठीक है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ। ठीक है, तो क्या दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, कैसे, हर एक एलिमेंट का कनेक्शन हो गया बी के साथ और यूनिकली हो गया, तो ये हमारा फंक्शन कह सकते हैं ऐसे। तो ये फंक्शन के रूप में भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है,
फिर आगे इसके बाद आता है इमेज एंड प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज क्या होता है? इमेज से मतलब है हमारा एलिमेंट ऑफ बी विच इज कनेक्टेड टू ए, यानी बी के वो एलिमेंट इमेज होंगे जो ए से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे यहां अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ 4, सॉरी इमेज ऑफ 2, तो 2 की इमेज क्या होगी? 4 होगी, यानी 2 जिससे कनेक्टेड है, ये ऐसे कह लो 2 जिससे कनेक्टेड है वो होगी इमेज। फिर आती है प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब एलिमेंट ऑफ ए विच इज कनेक्टेड टू बी, यानी बी ए के वे एलिमेंट जो बी से कनेक्टेड है। अगर मैं पूछूं 9 का प्री इमेज, तो 9 तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी प्री इमेज नहीं हो सकती। मैं पूछूं 1 की प्री इमेज क्या होगी? 1 किससे कनेक्टेड है? 1 है 1 से, तो इसकी प्री इमेज होगी 1। ठीक है, तो ऐसे ही यहां दे रखा है क्या? इमेज ऑफ 2। सेट मैंने ये लिए हैं, तो इसका ऐसा वाला यही फंक्शन है, तो इसके लिए मैं यही यूज कर लूंगा। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे? हम थे क्या? प्री इमेज पर। हाँ, मैंने जो ये वाला सेट लिया है, ये वाला एग्जांपल लिया है, ये यही वाला है, तो मैं इसका ही यूज करूंगा इधर। तो क्या है? इमेज ऑफ 2, यानी 2 किससे कनेक्टेड है? 4 से, तो इमेज ऑफ 2 क्या हो गई? 4। अब बात करता हूँ प्री इमेज ऑफ 4, तो 4 किससे कनेक्टेड है? एक एलिमेंट कौन सा जिससे 4 कनेक्टेड है? 2 से। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इधर अपने मन से, कोई सा भी मैं लिखता हूँ। मान लो 1,2, 2,1, 3,4 एंड 4,3। ठीक है, अब मैं कहूँ क्या? मुझे 3 की इमेज बताओ। 3 की इमेज, तो 3 की इमेज क्या होगी? 3 किससे कनेक्टेड है? 4 से, तो 3 की इमेज हो गई 4। फिर मैं कहूँ क्या? 1 की प्री इमेज बताओ। 1 की प्री इमेज कौन सा होगा? ए वाला एलिमेंट, यानी पहला वाला एलिमेंट, तो 1 की प्री इमेज हो गई 2। ये वाला 1 नहीं लेंगे क्योंकि प्री इमेज की बात हो रही है। प्री इमेज हमेशा बी वाले एलिमेंट के लिए होती है। प्री इमेज जो होती है वो बी वाले एलिमेंट के लिए होती है, और जो इमेज होती है वो ए वाले एलिमेंट के लिए होती है। ठीक है, वही हम डिफाइन कैसे करते हैं इमेज और प्री इमेज को? इमेज वो होती है जो ए वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है। जैसा हमने कहा था 3 की इमेज क्या होगी? 4, तो ए वाले से जो कनेक्टेड है 4। मैंने ये वाला नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इमेज हमेशा जो पहला वाला एलिमेंट है उस वाले के लिए होगी। ठीक, फिर बात आती है प्री इमेज की। प्री इमेज किस में होती है? जैसे इमेज पहले वाले एलिमेंट में होती है, तो प्री इमेज सेकंड वाले एलिमेंट में होती है। राइट, तो प्री इमेज इसकी लेंगे हम 1 की लेंगे, यानी सेकंड वाले एलिमेंट की, इस वाले 1 की नहीं लेंगे। तो इसके 1 की प्री इमेज क्या हो गई? 2। ठीक है, समझ में आ गया? और खाली हमें फंक्शन दे रखा है, तो उसमें प्री इमेज और इमेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, हालांकि इतना काम नहीं आना, बस बताने था और कुछ नहीं। फिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। क्या मतलब हुआ कि हम ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि वो जो हमें ग्राफ या कर्व दे रखा है वो किसी फंक्शन का है या नहीं है। तो उसे पहचानने के एक ही तरीका है, क्या? फॉर यूनिक एक्स देयर शुड बी एग्जिस्ट यूनिक वाई, यानी एक एक्स के लिए एक वाई प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ था ना, क्या एक ए के लिए 2 बी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वैसी एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए। अब वो चेक कैसे करेंगे? टू चेक वी विल ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, यानी हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हम एक खींचेंगे। क्या चेक करने के लिए? फंक्शन चेक करने के लिए। ऑन दी ऑल पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उन सभी पर। ठीक है, अगर वो ग्राफ को एक ही बार काटती है लाइन, पैरेलल लाइन, तो वो हमारा फंक्शन होगा। अगर वो एक से ज्यादा बार काटती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये वाला ग्राफ दे रखा है हमें, मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची है, एक्स की ये वाली वैल्यू मान लो ये है, तो ये कितनी वैल्यू दे रही है वाई की, यानी ग्राफ की 2 वैल्यू दे रही है, यानी एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यू हो गई, जो कि फंक्शन की जो हमारी पहली कंडीशन है उसे नहीं करती सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या?
एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड टू बी, नहीं सॉरी सेकंड वाली कंडीशन, ऑल एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली कनेक्टेड टू बी। इसका मतलब जैसे मैंने बताया था क्या ए का कनेक्शन दो के साथ नहीं हो, ऐसी एक एक्स के लिए दो वाई ना हो। अब मैं दूसरा वाला ग्राफ ये देखता हूँ, वाई के पैरेलल एक लाइन खींची, इस पॉइंट पे कितनी बार काट रही है कर्व को, एक ही बार काट रही है। अगर मैं इधर साइड भी खींचता हूँ तो इस पॉइंट पे कितनी बार काट रही है कर्व को, एक ही बार काट रही है। आप कहीं भी खींचो तो वो एक ही बार काटेगी किसे, कर्व को। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ग्राफ देख के कैसे चेक करेंगे कि वो ग्राफ फंक्शन का है नहीं है। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, अगर वो लाइन ग्राफ को एक ही बार कट करेगी तो वो फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या सेट दे रखा है हमें जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 4 ही एलिमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ए टू ए। तो ए टू ए में कौन सा फंक्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या 1 2 2 1 3 4। मैं बना लेता हूँ, ये मैंने पहले लिख लिए थे। तो 1 का कनेक्शन है 2 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, ठीक है, 3 का 4 से। तो क्या ये फंक्शन हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसमें 4 एलिमेंट छूट गया जो कि हमारी पहली कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। अब आप कहोगे हमें ये नहीं बनाना, अगर हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इससे, कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप कर लेना, टाइम ही बचेगा। कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, क्या कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, 1 है 2 है 3 और 4 है। ठीक है, 1 का कनेक्शन हो गया 2 के साथ, 2 का कनेक्शन हो गया 1 के साथ, 3 का कनेक्शन हो गया 1 के साथ। क्या ए में जितने भी एलिमेंट है सभी का कनेक्शन आ गया, इसमें नहीं आ पाया, 4 का नहीं आ पाया, तो ये हमारा रिलेशन सॉरी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या दे रखा है, f2 ऑफ x क्या दे रखा है, जिसमें है 1 2 और 2 1 बना लेता हूँ। क्या 1 का 2 से और 2 का 1 से, क्या ये फंक्शन हुआ, ये भी नहीं हुआ। क्यों, इसमें तो अब दो एलिमेंट छूट गए। कौन कौन से, 3 और 4, इसमें तो 4 ही छूटा, जब ये नहीं हुआ तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर इसमें चेक करें खाली हम ये ना बनाए, खाली ऐसे ही चेक करें तो ऑप्शन से, तो कैसे होगा, वो होगा कि 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, लेकिन 3 4 छूट गए, किससे, कनेक्शन से, उसकी वैल्यू मिलने से, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब F3 चेक करते हैं। F3 क्या है, 1 का कनेक्शन 2 के साथ, चलो हो गया, 2 का कनेक्शन 1 के साथ हो गया, 3 का कनेक्शन 4 के साथ हो गया, और 4 का कनेक्शन 3 के साथ। तो क्या फंक्शन हो गया, कैसे, ऑल जो एलिमेंट है एक है, सबको कनेक्टेड है बी से। ठीक है, और एक एलिमेंट का कनेक्शन एक के साथ है, किसी दो के साथ नहीं है। एक बच्चे की एक ही माँ है सबकी, और सारे बच्चों की माँ है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अगर इससे चेक करेंगे तो कैसे होगा, उससे चेक करेंगे, क्या 1 का कनेक्शन 2 के साथ हो गया, 2 का कनेक्शन 1 के साथ हो गया, 3 का कनेक्शन 4 के साथ हो गया, 4 का कनेक्शन 3 के साथ हो गया, यानी ये में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे सबका कनेक्शन हो गया। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। फोर्थ भी चेक करता है, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है 1 का कनेक्शन है 2 के साथ, 1 का 2 के साथ हो गया, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ हो गया, 3 का 4 के साथ हो गया, 4 का 4 के साथ, ठीक है, और 3 का 3 के साथ। अब यहाँ एक गड़बड़ होगी, क्या एक बच्चे की दो माँ होगी, कौन कौन सी, 3 और 4, तो ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, तो ये भी फंक्शन हमारा नहीं होगा। अब इस खाली इस लाइन से कैसे चेक करेंगे, 1 का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, 3 का कनेक्शन 4 के साथ, 4 का कनेक्शन 4 के साथ, और 3 का कनेक्शन 3 के साथ। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, क्या यहाँ 3 और 3 दो बार आ गया, इसका मतलब ये दो कनेक्शन लेके बैठा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है ग्राफ का, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑफ ए फंक्शन, क्या है, कहना चाह रहा है कि कौन सा ये फंक्शन का ग्राफ है इनमें से। क्या बताया था, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। अगर वो ग्राफ को एक से अधिक बार कट करेगी, एक से ज्यादा बार कट करेगी, तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। अगर एक ही बार कट करती है तो वो ग्राफ जो होगा फंक्शन का होगा। अब पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दी। अब देखा हमने तो क्या हो गया, पाया कि दो बार कट कर दिया ग्राफ को, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब इसे चेक करते हैं, पैरेलल लाइन खींच दी हमने, तो फिर देखा क्या पाया हमने कि दो बार ये कट कर दिया ग्राफ को, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं हुआ। अब इसे चेक करते हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची,
कितनी बार कट करा है? एक बार। और क्या हर एक्स की वैल्यू पे कट हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, फिर आगे दे रखा है क्या? इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स में एलिमेंट दे रखे हैं क्या? 1,2, 2,1, 3,4, 4,3, देन इमेज ऑफ 3। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था एग्जाम्पल लेके। इमेज ऑफ 3 एंड प्री इमेज ऑफ 1 आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रिस्पेक्टिवली यानी पहले हमें 3 का ऑप्शन देखना और फिर 1 का देखना है, हिंदी में क्रमशः। ठीक है, तो देखते हैं। हमें पूछना है इमेज ऑफ 3, यानी 3 किससे कनेक्टेड है? 4 से। तो इमेज होगी हमारी 4। 4 पहले ऑप्शन में किस में है? इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, टाइम सेव करता है ये पेपर में। ठीक, फिर अब देखते हैं प्री इमेज ऑफ 1। 1 की प्री इमेज, क्या 1 ये वाला लेंगे? नहीं, प्री इमेज किसकी होती है? बी वाले एलिमेंट की, तो वो क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद आता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। जैसे हमने रिलेशन में देखा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ऐसे ही हम फंक्शन में देखेंगे। तो डोमेन क्या होता है हमारा? हमने लिया है पहले एक्स एक सेट लिया और वाई सेट लिया है। डोमेन हो गया हमारा ऑल वैल्यू ऑफ सेट एक्स, यानी सेट एक्स में जितनी भी वैल्यू प्रेजेंट है वो सारी हो गई हमारी डोमेन में, जैसे कि रिलेशन में था। और कोडोमेन क्या हो गई? ऑल वैल्यू ऑफ सेट वाई, यानी सेट वाई की सारी वैल्यू, चाहे वो कनेक्टेड हो एक्स से या ना हो। ठीक, फिर रेंज क्या हो गई? रेंज होगी हमारी ऑल वैल्यू ऑफ सेट वाई विच इज कनेक्टेड टू बी। इसमें कौन सी वैल्यू होंगी? वाई की वे वाली वैल्यू होंगी जो कनेक्टेड होंगी, जो कनेक्टेड नहीं होंगी वे वाली हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इस इमेज को देखकर आप बताओ कि इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी। अगर बात करें डोमेन की, तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है इसमें? 1 और 2 है, तो डोमेन में हो गया 1 और 2। कोडोमेन में क्या क्या हो गया? 1, 2 और 3, वाई की वैल्यू सारी जितनी भी हैं। और रेंज होगी हमारी वाई की वैल्यू जो कनेक्टेड है किससे? एक्स से। ठीक है, अब बात आती है क्या? क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स रखा क्या? 1,2, 2,1, 3,4, 4,3, देन डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है। ठीक है, क्या हम बता सकते हैं? बता सकते हैं बिना ऐसा चित्र इमेज बनाए। ठीक है, कैसे बताएंगे? और बात करें डोमेन की, डोमेन क्या था? सारे एक्स के एलिमेंट, यानी पहले पहले एलिमेंट, सेट ऑफ पहले पहले एलिमेंट। तो कौन कौन सा है पहले एलिमेंट? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो ये हो गया डोमेन। रेंज क्या हो गई हमारी? रेंज हो गई सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो कि है सेकंड वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। रेंज क्या हो गई? सेकंड एलिमेंट का सेट। तो 2, 1, 4 एंड 3। ठीक है, ये हो गई रेंज और डोमेन। अब बात आती है रेंज और डोमेन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब, जैसे हमने फंक्शन को देखा था ग्राफ पे, ऐसे ही अगर हमें कोई ग्राफ दे दे तो हम उसकी रेंज और डोमेन ग्राफ देखकर बता सकते हैं या नहीं बता सकते, तो उस बात को देखते हैं। तो ग्राफ में क्या होगा? डोमेन, ग्राफ में डोमेन होगा ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यू होंगी। कौन सी वैल्यू? जो ग्राफ के द्वारा कवर की जाएंगी, जो भी हमारी वैल्यू ग्राफ के द्वारा कवर होगी एक्स की, वो सारी वैल्यू होगी हमारी डोमेन में। ठीक है, फिर बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन में कौन कौन सी वैल्यू होंगी? कोडोमेन में वैल्यू होंगी सारी वाई की वैल्यू। ठीक है, जितनी भी वैल्यू वाई की है। और रेंज में वो होगी ऑल वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ, यानी ग्राफ जितनी वाई एक्सिस की वैल्यू कवर कर रहा है। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ लिया है, इसकी हमें बतानी है डोमेन और कोडोमेन और रेंज भी। डोमेन का मतलब सारी एक्स की वैल्यू जो कवर कर रहा है ग्राफ। कहां से कहां तक कवर कर रहा है ग्राफ? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे लगता है ओपन। अभी बताऊंगा इनइक्वालिटी, इसके बाद ही पढ़ूंगा। यानी ये जो सम स्पेशल फंक्शन है इसे स्टार्ट करने से पहले इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। क्यों? ये कहाँ कहाँ आएगी? ये हमारा फंक्शन दिए रहेंगे उसकी रेंज और रेंज निकालने से, रेंज और क्या, रेंज ही निकालने में काम आएगी, और क्या आएगी।
और हमारे ये हाँ 6th चैप्टर में भी काम आएगी। कब? जब हमें मैक्सिमा और मिनिमा या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना होगा। ठीक है, फिर बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन मतलब वाई एक्सिस की सारी वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक है वाई एक्सिस, चाहे वो ग्राफ में कवर हो ना हो, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात आती है रेंज की। रेंज में क्या बताया था? ग्राफ के द्वारा कवर की गई कितनी वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू ग्राफ के द्वारा कितनी कवर हो रही है, -1 से 1। तो इसकी रेंज होगी -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज का मतलब ये भी इंक्लूड है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या आती है? अगला जो टॉपिक है, सब टॉपिक कह लो, क्या है वो? वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। कि फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये फंक्शन तो पढ़ लें, इसका काम क्या है। इसका काम ऐसे समझ लो, इधर से आलू डाला उधर से सोना निकला वाला टाइप। मतलब ये हो गया, जो हमें फंक्शन दिया रहेगा, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू डालेंगे तो वो अपने हिसाब से हमें वैल्यू देता रहेगा। और जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी? वो वाई की वैल्यू लेते हैं, यानी वाई एक्सिस पर। क्या बताया? फंक्शन जो काम करता है वो एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन में जैसे कोई इनपुट डालो तो वो आउटपुट देगा। मतलब कैसे बताऊं, जलेबी उतरती हुई देखी, जलेबी में जाता है बैटर, है नी, बैटर गया जलेबी के कपड़े में। अब जब उसे राउंड 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 घुमाया तो उसमें बैटर निकला। तो ये एक मशीन की तरह काम करेगा। क्या? बैटर तो फैला हुआ था, लेकिन उसने एक बेलनाकार शेप में, एक सिलेंड्रिकल शेप में उसे निकाला। ऐसे ही अगर कुछ और एग्जांपल लें, और क्या ले सकते हैं एग्जांपल? वॉशिंग मशीन, गंदे कपड़े डाले हमने वॉशिंग मशीन में और वो धुल के साफ कपड़े दे दिए। ऐसे ही फंक्शन काम करता है। क्या? हमने एक्स की वैल्यू डाली और वो अपने हिसाब से, उसका जो काम है फंक्शन का काम, और फंक्शन का काम कौन डिसाइड करेगा? जो हमारी फंक्शन का वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, तो उसका जैसा हिसाब होगा, उसका जैसा काम होगा, उस हिसाब से वो हमें वैल्यू देता रहेगा। और जो वो वैल्यू देगा हमें, वो कहाँ आएंगी? वाई एक्सिस पर। क्लियर है? जैसे यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया, क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम एक्स की जगह वैल्यू रखते जाएंगे और वो हमें स्क्वायर करके देता जाएगा। जैसे मैं रखूं एफ ऑफ -1, तो ये क्या कर देगा? -1 का स्क्वायर, वो क्या होगा? 1। क्लियर? फिर इसका आगे मैं लूं कि 1 का स्क्वायर, तो वो क्या करेगा? 1 का स्क्वायर कर देगा, क्या होगा? 1। फिर मैं ऐसी और लूं, क्या? 2 लेता हूं मैं, तो वो क्या कर देगा? 2 का स्क्वायर। कौन कर रहा है ये काम? ये काम कर रहा है फंक्शन। ठीक, और ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये कहाँ आएंगी? ये सारी हम इक्वल ले लेते हैं वाई के। वाई का मतलब वाई एक्सिस के। ठीक है, फिर आगे आगे क्या है? आगे है हमारा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, -2। -2 पे भी क्या देगा? ये 4 ही देगा। ठीक है, तो ये काम हो गया फंक्शन का। ठीक, अब जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ ये किसका है? वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो इसका कर्व देखें तो कैसा होता है? यू शेप का होता है। ये थोड़ा गलत बन गया, यू शेप का होता है, पैराबोला, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये -1 है, ये -2 है। -1 में कितनी वैल्यू दे रहा है? 1 दे रहा है। कौन? फंक्शन। इसका ग्राफ क्या होगा? इधर से ये 1, थोड़ा पॉइंट गलत आ गया, इधर आएगा 1। ठीक है, इधर से इधर इधर ले लो -1। ठीक है, तो -1 पे कितनी वैल्यू आई? 1। ऐसे ही 1 पे कितनी वैल्यू आई? 1 आई। किसकी? वाई की। वाई की मतलब फंक्शन की। ऐसे ही -2 पे कितनी वैल्यू आई? ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। -1 पे कितनी वैल्यू आई? ओ -2 पर, -2 पर आई 4, -2 पर 4। ऐसे ही 4 पे कितनी, ओ 2 पर कितनी आई? ऊपर कितनी आई वैल्यू हमारी? 2 पर आई 4। तो ये हो गया ग्राफ से रिप्रेजेंट करना। अगर मैं इस ग्राफ की क्या पूछूं? रेंज पूछूं, डोमेन पूछूं, कोडोमेन पूछूं, तो बता सकते हो? देखते हैं ट्राई करके, ट्राई करने में क्या जाता है। डोमेन का मतलब जितनी वैल्यू कवर हो रही है किसके द्वारा? कर्व के द्वारा। तो कितनी वैल्यू कवर हो रही है?
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्यों बढ़ता जा रहा है इसका कोई अब है हमें एंड दिख नहीं रहा, तो कहां से हो गई है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक, फिर बात करें रेंज की, रेंज हो गई हमारी, अब वैल्यू कहां से कहां तक दे रहा है हमारे, वैल्यू दे रहा है खाली पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू दे रहा है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वाई एक्सिस पे, जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसकी रेंज हो गई 0 से इनफाइनाइट तक। 0 है इसमें, क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। ठीक है, समझ में आया क्या है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है सम स्पेशल फंक्शन की। अब सम स्पेशल फंक्शन पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा किसके बारे में, इंटरवल और इनइक्वालिटी के बारे में। हालांकि 11वीं में पढ़ा होगा आपने, 11वीं में चैप्टर था प्रॉपर इस पे, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के हिसाब से बता दूंगा। और ये जो मैं बताऊंगा इंटरवल सोल्व करना या इनइक्वालिटी सोल्व करना, ये हमारा 6th चैप्टर में भी काम आएगा, और अगला जो चैप्टर है 2nd चैप्टर उसमें भी काम आएगा, जब उसमें हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज निकलवाएगा। ठीक, तो इसका काम हमारा आता रहेगा। और 6th चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं किस पर, मैक्सिमा और मिनिमा पे, जो कि इससे ही सोल्व होगी, किससे, इंटरवल और इनइक्वालिटी, यानी अंतराल और असमीका से। ठीक, अब ये हमारी होती हैं 4 टाइप की, क्या क्या होती है 4 टाइप की, इनइक्वालिटी और इंटरवल। कौन कौन सी, पहली है ओपन इनइक्वालिटी एंड इंटरवल। इनइक्वालिटी और इंटरवल दोनों अलग चीज है, कैसे अलग है देखते हैं। ओपन इनइक्वालिटी का मतलब, मान लो एक्स है, एक्स बड़ा है 1 से और छोटा है 10 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बड़ा है 1 से और छोटा है 10 से, इसमें ना तो 1 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू ना तो 1 हो सकती है ना 10 हो सकती है, लेकिन 1 से ठीक बड़ी, 1 से ठीक बड़ी मतलब 1.00001 भी आ गई इसमें, और 10 से ठीक छोटी, 10 से ठीक छोटी मतलब 9.999999 ये भी आ गई इसमें। बस ये नहीं आई, इससे ठीक छोटी, आप जितनी छोटी इमेजिन कर सकते हो उतनी छोटी तक आ गई। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। ठीक, ये हो गया 1 और ये हो गया 10। ठीक, हम जहां ये पॉइंट आए वहां बनाते हैं होलो सर्कल या ओपन सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 10 तक सारी वैल्यू है, बस 1 नहीं है और 10 नहीं है। अब इसे बॉक्स में कैसे लिखते हैं, ओपन इंटरवल को हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट मतलब ऐसा छोटा ब्रैकेट, हिंदी में छोटा कहते हैं, इंग्लिश का पता नहीं मुझे। 1,10, इसका मतलब क्या हुआ, ना 1 इंक्लूड है ना 10 इंक्लूड है, तो ये हो गई ओपन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हुई हमारी ये वाली, जो हमारी एक इक्वेशन के फॉर्म में हुई। ठीक है, और ये जो हमारे रेंज कह लो या इंटरवल हो गया, ये हमारा ये जो हम बॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आती है क्लोज्ड इनइक्वालिटी और इंटरवल। अब ये क्लोज से क्या मीनिंग है हमारा, क्लोज से मीनिंग है क्या, क्लोज से मीनिंग है कि इसमें 1 भी आ गया और 10 भी आ गया, मतलब 1 से बड़ा तो है ही एक्स, साथ ही इसमें 1 भी आ गया, और 10 से छोटा है एक्स, और साथ ही इसमें 10 भी आ गया। ठीक, समझ में आ गया। अब नंबर लाइन पे इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक, इसे करते हैं हम क्लोज या भरे हुए सर्कल से, या भरे हुए या मोटे बिंदु कह लो। ठीक, इसका मतलब हो गया 1 से 10 तक ऑल वैल्यू जिसमें 1 भी है और 10 भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्या आगे देखना है हमें कि बॉक्स में कैसे लिखते हैं। इसे लिखते हैं हम बड़े ब्रैकेट में, ये हो गया हमारा इंटरवल, और ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है वो क्या हो गई हमारी, इनइक्वालिटी। क्या हो गई, इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर इसके बाद आती है सेमी ओपन
इनइक्वालिटी या इंटरवल। सेमी ओपन का मतलब हो गया, मान लो 1 से बड़ा है और इक्वल भी है x और छोटा है 10 से। इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है। ठीक है, नंबर लाइन पर कैसे 1 हो गया 10 हो गया, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, 1 पर क्लोज्ड क्या है, क्लोज इनइक्वालिटी है। कैसे, इक्वल का साइन आ रहा है तो यहां बनाएंगे मोटा बिंदु, और 10 पर है ओपन यानी इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ होलो सर्कल। तो ये रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे कुछ ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 से 10 तक ऑल रियल वैल्यू जिसमें 1 इंक्लूड है 10 इंक्लूड नहीं है। और बॉक्स में कैसे लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे 1 इंक्लूड है तो उसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट और 10 इंक्लूड नहीं है तो वहां छोटा ब्रैकेट। अब ऐसा एक दूसरा केस और ले लेता हूं, क्या x बड़ा है 1 से और लेस देन और इक्वल टू है 10 से। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, x 1 से बड़ा है और 10 तक है और 10 भी उसमें इंक्लूड है। नंबर लाइन पर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट और 1 10 1 और 10। ठीक, तो 1 पर ओपन है तो यहाँ होलो सर्कल और यहाँ क्लोज्ड। क्यों, 10 इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 10 10 इंक्लूड 1 इंक्लूड नहीं। बॉक्स में कैसे, बॉक्स में 1 की तरफ छोटा वाला ब्रैकेट यानी ओपन का ब्रैकेट और 10 की तरफ क्लोज का ब्रैकेट। फिर एक और इनइक्वालिटी है, क्या इनइक्वालिटी को क्या होगा, इंटरवैल ही है। क्या, इंटरवैल ऑफ पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कोई इंटरवैल में ना होके वो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू पर है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर है। जैसे 1 पर है, -1 पर है, या 1.5 पर है, या 2 पर है। तो ये जो वैल्यू हो गई, मतलब नंबर लाइन पर अगर मैं बताऊं, ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो -1 1 1.5 2, तो खाली ये वाली वैल्यू, खाली ये वाले पॉइंट, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं, खाली ये पॉइंट। तो इसे लिखते हैं हम सेट की तरह, कैसे, कर्व ब्रैकेट में। तो 1 -1 1 1.5 एंड 2। ठीक, अब बात आती है इनइक्वालिटी समझ में आगे क्या होती है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करने का मेथड है वेवी कर्व मेथड। इसमें क्या होता है, ये एक पूरा मेथड है, कैसे कैसे है, इसके 4 स्टेप समझ लो। हालांकि बनाना हो कितना बना लो, लेकिन मेन 4 स्टेप है। क्या क्या, पहला है सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड कैलकुलेट द पॉइंट वेयर इक्वेशन बिकम 0। यानी जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, पोनोमियल हो, या फिर कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है और उसके वे पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर वो 0 होगी। ठीक है, कौन 0 होगी, इक्वेशन, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद पॉइंट आता है फाइंड द नेचर प्लस और नेगेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन एट लेफ्ट और राइट ऑफ दोस पॉइंट विच हैव बीन कैलकुलेटेड। यानी जो पॉइंट हमें आए उसके लेफ्ट या राइट हमें किसका नेचर चेक करना है, इक्वेशन का नेचर चेक करना है, वो प्लस है या नेगेटिव है। क्लियर। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, क्या, इफ पावर ऑफ फंक्शन फ्रॉम विच वी गॉट द पॉइंट इज ओड देन राइट टू लेफ्ट। यानी राइट टू लेफ्ट जाने पर हम चेक करते हैं। अभी तो इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। और क्या है, राइट टू लेफ्ट जाने पर इफ पावर ऑफ द फंक्शन विच वी गॉट द पॉइंट, जिस मान लो इधर से रफ पेपर लेता हूँ, ये एक पॉइंट है 2 आया, और 2 जहां से आया उसकी पावर ओड है और यहाँ प्लस का साइन हुआ, तो इधर से इधर जाने पर वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर इवन हुई 2 की, 2 जिससे आया उस फंक्शन की पावर, तो वो प्लस ही रहेगा। और हम किससे समझ लेंगे, एग्जाम्पल से अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे। फिर अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन
इनइक्वालिटी वी विल फाइंड रेंज वेयर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। जहां भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी वहां पर हम क्या निकालेंगे, उसकी रेंज। फिर 3 नोट पॉइंट है क्या, इफ वी विल मल्टीप्लाई -1 देन इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। इसका मतलब अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने लिया 2 लिया, 2 इज लेस देन 3, अब मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 लेस देन 3, क्या ये ट्रू है? नहीं है। क्यों? -2 इज ग्रेटर देन 3, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। फिर इसके बाद इफ वी डू रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन देन ऑल्सो इनइक्वालिटी साइन चेंज। यानी मैंने लिया 2 इज लेस देन 3 और फिर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या यह ट्रू है? नहीं। क्यों नहीं है? 1/2 1/0.5 होता है और 1/3 होता है 0.33, तो ये ग्रेटर होगा ना कि लेस देन। 0.5 बड़ा होगा 0.33 से, तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो भी इसका साइन बदल जाता है। फिर इसका एक थर्ड पॉइंट है क्या, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हम ये ध्यान रख के चलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 ना बने। बस ये है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या ना क्या चाह रहा है। पहला क्वेश्चन, तो हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे। इनइक्वालिटी क्या थी हमारी? पहला था क्या, x² + 2x - 8 लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन उम्मीद करता हूं करना आता होगा, ठीक है। तो ये x + 2 इंटू x - 2 लेस देन 0। अब मैंने क्या कहा था, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ हमारी इक्वेशन 0 होगी। जब हमने ये जो हमारा फंक्शन है उसे सॉल्व करा तो हमारे 2 रूट आए। अब रूट पे वैल्यू 0 होगी हमारी, और रूट क्या क्या है, x = 2 और x = -2। ठीक है, तो पॉइंट मिलकर हमें क्या, x = 2 और x = -2। ठीक है। अब फिर मैंने बताया था, क्या बताया था कि फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन एट लेफ्ट और राइट ऑफ दोस पॉइंट विच हैव बीन कैलकुलेटेड। मतलब ये जो हमें पॉइंट मिले इसके लेफ्ट और राइट में हमें जो इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है इसका नेचर चेक करना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करेंगे कि एक मिनट, एक सेकेंड। वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करेंगे हम क्या, 200 और इनफाइनाइट के बीच कोई भी वैल्यू रखो। मान लो 3 रखी तो 3 + 2 पॉजिटिव होगा और 3 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव होगा। हमें केवल वैल्यू वो नेचर चेक करना है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं। तो इधर पॉजिटिव होगा, जनरली इधर पॉजिटिव ही आएगा हर समय, मतलब प्लस इनफाइनाइट की साइड हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फिर 2 कहां से आया? ये 2 आया x - 2 से। अब x - 2 की पावर कितनी है? 1 है 2 है? 1 है, तो वो ओड है इवन है? 1 ओड हुआ तो साइन चेंज होगा। जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट कहता था क्या, इफ पावर ऑफ फंक्शन फ्रॉम विच वी गॉट द पॉइंट इज ओड देन साइन विल चेंज। कैसे चेंज होंगे? राइट टू लेफ्ट। इफ पावर इज इवन देन साइन विल रिमेन सेम। ठीक है, समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। फिर अगला पॉइंट चेक करते हैं क्या, -2 कहां से आया? इधर x + 2 से। ठीक, तो x + 2 की पावर इवन है ओड है? इवन है? नहीं है, इवन नहीं है, ओड है। कितनी है? 1 है पावर, तो ये ओड हुई, तो साइन राइट टू लेफ्ट चेंज होगा। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या होगा? प्लस। फिर चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट था अकॉर्डिंग टू गिवन इनइक्वालिटी वी विल फाइंड रेंज वेयर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी कहाँ सेटिस्फाई कर रही है? इनइक्वालिटी क्या है हमारी? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव कहाँ होगा? ये नेगेटिव कहाँ होगा? भाई जहां माइनस का साइन होगा।
माइनस का साइन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस का साइन है -2 से +2, तो एक्स का अंतराल हो गया -2 से +2। अब क्या -2 और +2 इंक्लूड होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ओपन इनइक्वालिटी है, ओपन इनइक्वालिटी है, इसका मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। अब जब ये जीरो नहीं होगा तो -2 और 2 भी नहीं होंगे हमारे इंटरवल में। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 की होल क्यूब ग्रेटर देन 0। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ। क्या है ये, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख लूंगा क्या इसे, ए माइनस बी इंटू के ए प्लस बी, और ऊपर है सब इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में क्या है, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब ग्रेटर देन 0। अब स्क्वायर में दोनों के अंदर दे दूंगा, यानी एक्स -2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3 का होल क्यूब ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पर पॉइंट देखेंगे, इक्वेशन कहाँ का 0 होगी, इस वाले जो फंक्शन है इससे क्या मिलेगा, जहाँ 0 होगी 0 पे 0 होगा। ठीक है, ये हो गया एक 0। फिर आगे बढ़े, आगे क्या है, एक्स -2, ये कहाँ 0 होगा, एक्स बराबर 2 पर। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो क्या मिला हमें, आगे बढ़ने पे मिला एक्स +2, तो ये कहाँ 0 होगा, एक्स बराबर -2 पर। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 3 कहाँ 0 होगा, एक्स -3 पर। ठीक है, देखो माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, इधर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखो 2 कहाँ से आया, ये प्लस का 2 आया इस वाले फंक्शन से। इसकी पावर इवन है, ऑड है, इवन है, क्यों, पावर 2 है, 2 होता है इवन, तो इसकी पावर इवन है, तो साइन इधर भी सेम रहेगा, कौन सा, प्लस, राइट टू लेफ्ट साइन सेम। अब कब, जब पावर इवन है, किसकी, जिससे हमें पॉइंट मिला। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या है, 0। 0 कहां से मिला, एक्स स्क्वायर से, स्क्वायर इवन पावर, यानी साइन सेम। ठीक, फिर अगला है -2। -2 कहां से मिला, इस वाले फंक्शन से, इसकी पावर भी इवन है। ठीक, तो क्या हुआ, ये इधर भी साइन सेम। फिर -3 कहां से मिला, एक्स प्लस 3 से, इसकी पावर कितनी है, 3 है, जो कि ओड है, तो इधर साइन बदल जाएगा। ठीक, ठीक है। अब इसकी जो डोमेन कह लो या रेंज कह लो, क्या हो गई, इसकी जो रेंज एक्स की जो वैल्यू हो गई, जो सेटिस्फाई करेगी इसको, वो करेगी -3 से इनफाइनाइट। ठीक है ना, -3, -2, 0, 2 सभी आ गए इसमें -3 से इनफाइनाइट में। गलत, क्यों गलत, हमें ये वाले पॉइंट नहीं चाहिए, ना -2 चाहिए, ना 0 चाहिए, ना 2 चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये इक्वल टू ओपन इक्वालिटी है, क्लोज इनइक्वालिटी नहीं है, तो ये वाला हमें पॉइंट चाहिए नहीं। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे इंटरवल में तोड़ के लिखेंगे, कैसे, -3 से -2 यूनियन, -2 से 0। ठीक है, यूनियन 0 से 2 और यूनियन 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं हुए, जिससे हमारी जो इक्वेशन हुई है, इनइक्वालिटी जो हुई, ये 0 नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, क्वेश्चन ही इनइक्वालिटी का। अभी तो ये खाली सिंपल थे, यानी क्या कहता है, पोनोमियल में थे। ठीक है, पोनोमियल में थे। फिर अब जो है वो उसमें डिनोमिनेटर भी है। अब डिनोमिनेटर वाले कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। क्या है हमारा, x² - 5x + 6 अपॉन में x - 3। अब मैंने नोट पॉइंट में एक पॉइंट लिखवाया था, क्या, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, यानी हम पहले दिमाग में रख के चलेंगे ये 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ 0 होगा, 3 पर, तो x बराबर 3 नहीं होना चाहिए, कंडीशन सबसे पहले ये मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या होगा, x²
माइनस के 6x, माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस के 6, ठीक है, अपॉन में x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये x माइनस 3 हो गया और x माइनस 2 हो गया, ठीक है, और अपॉन में क्या है, x माइनस 3। आप कहोगे ये और ये कट गए, ऐसे नहीं कर सकते, कभी इनइक्वालिटी में तभी कटेंगे जब दिमाग में रखो क्या, नीचे वाला 0 नहीं होगा। ये तभी कटेगा जब हम कंडीशन मान लेंगे क्या कि x बराबर 3 नहीं है। अगर 3 हुआ तो 0 हो जाएगा, 0 और 0 नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये तभी कट सकता है जब x बराबर 3 नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या अगर हम डिनोमिनेटर काट रहे हैं या उसे इक्वेशन से हटा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पॉइंट पे 0 होता है तो वो पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि वो हम नहीं लेंगे, ठीक। तो इक्वेशन क्या बची हमारी, x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन किस पे 0 होगा, ये 2 पर, ठीक है। इधर वाला प्लस और 2 है, कहाँ से आया, इस वाले से, इसकी पावर और माइनस, ठीक है। अब क्या हो गया, ये x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट, क्या ठीक है, नहीं है, क्यों, 3 नहीं लेना, 3 नहीं लेना है, इसमें 3 आ गया 2 से इनफाइनाइट में। तो क्या होगा हमारा, इसका होगा 2 इंक्लूडेड, क्यों, 0 पॉसिबल है, 0 पे क्लोज्ड इनइक्वालिटी है, तो 2 टू 3, 3 पे ओपन, क्योंकि 3 नहीं लेना, यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगती है। तो ये हो गया इसकी रेंज, कह लो रेंज नहीं, डोमेन, ये एक्स की वैल्यू है ना, हाँ, तो ये डोमेन हो गया जो हम एक्स की वैल्यू ले सकते हैं। फिर एक और देखते हैं, इधर तो सब जगह 0 0 था बराबर में, या फिर इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड। अब इधर कोई संख्या आ जाए या फिर कोई हमारा फंक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड लिया माइनस में, फिर एलसीएम लेके इसका सोल्व कर लेंगे। तो इधर अब 0 आ गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड लाने पर, तब इसे हम नॉर्मली सोल्व कर लेंगे, कैसे, एलसीएम लेके। तो ये क्या हो गया, माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस माइनस के 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इधर क्या बचा, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से माइनस के में से प्लस का एक्स स्क्वायर घटा तो क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या है, माइनस के 4, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ग्रेटर देन 0। अब मैंने बताया था माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को उधर भेजेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लेस देन 0, ठीक है, क्लियर। अब क्या नीचे वाला कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये मान लो 0 भी हो गया एक्स बराबर 0 पर, तो 2 तो रहेगा ही प्लस में, ठीक है। तो ये नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हमें परेशान नहीं कर रहा। जब ये हमें परेशान नहीं कर रहा, हम इसे क्यों परेशान करें, इसे बेचारों को भेजो घर, क्यों बैठा रखा है इसे, क्यों, क्योंकि ये हमें परेशान नहीं कर रहा। तो हमारी क्या बना, हमारा बना एक्स स्क्वायर प्लस में 4 लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है अगर मैं 4 को उधर भेजूं, एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस के 4, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर का किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब इतना ताम झाम लाग लपेटा तो सीख लिया हमने कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, सब सीख लिया। यूज क्या है इसका, यूज देखो क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, उसकी रेंज हम होल स्क्वायर करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, होल स्क्वायर कर, ठीक है, ठीक है। हर किसी फंक्शन की रेंज निकालने का तरीका अलग होता है, मतलब साइन एक्स की रेंज अलग तरीके से निकलेगी,
अगर इधर अपॉन में कुछ और आ जाता तो उसकी रेंज अलग से निकलती। हर फंक्शन का अलग मेथड होता है रेंज निकालने का। वो कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। इसके बाद ये 2 एग्जाम्पल के बाद मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। किस पर? रेंज पर। ठीक है, हमें ये सीखना है कि सबसे पहले क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? होल स्क्वायर करके। ठीक है, अब होल स्क्वायर कैसे करते हैं? होल स्क्वायर करना, स्क्वायर बनाना आपने 9th क्लास में सीखा होगा। मैं फिर भी बताकर चलता हूँ क्या है। सबसे पहले चेक करना है मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कितना? 1। 1 है? 1 है, चलो अच्छी बात है, 1 है। तो फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है, खाली कोफिशिएंट, मैं माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा, खाली कोफिशिएंट जो भी ये नंबर है उसका आधा करके, उसका ये आधा करके जो संख्या मिलेगी उसका वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया? प्लस में 1। अब फंक्शन ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक से, ये हो गया। अब ये हमने क्यों बनाया? ये हमने इसलिए बनाया, हमें पता है स्क्वायर, किसी भी फंक्शन का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसी बात को पकड़ के हम इसकी रेंज निकालेंगे। क्या? स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसी बात को पकड़ के हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। कैसे? पता है हमें कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 कब होगा? x बराबर 2 पर। ठीक है, अब जब इसमें 1 जोड़ेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये क्या फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारी? आ गई। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी? हमेशा 1 होगी या 1 से बड़ी होगी? नंबर लाइन पर अगर देखो आप, नंबर लाइन पर, तो 1 हो गया ये, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इधर प्लस यानी, और इधर नेगेटिव। एक मिनट, इसमें तो ऐसा करते ही नहीं। सॉरी 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 सॉरी, डोमेन को ही निकाल रहा हूं मैं, रेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया ये, जो ये हमेशा क्या देगा? 1 से बड़ी वैल्यू देगा। नंबर लाइन पर हमें अगर इन इक्वालिटी को प्रेजेंट करें तो ये 1 हो गया, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू। इधर प्लस माइनस नहीं करेंगे, प्लस माइनस कम करते हैं डोमेन में, रेंज में ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो क्या हो गया ये? 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू मतलब 1 से इनफाइनाइट तक। और 1 इंक्लूड है? इंक्लूड है, क्यों? क्योंकि क्लोज इनइक्वालिटी है। तो हमारी रेंज मतलब y की वैल्यू हो गई हमारी, मैंने बताया था वैल्यू ऑफ फंक्शन में कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू मिलती है वो y के इक्वल होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट से y की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 1 से इनफाइनाइट। क्लियर? ठीक है, फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्वाड्रेटिक का ही। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस के 9, इसकी क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। रेंज निकालने को क्वाड्रेटिक के क्या बताया? उसका होल स्क्वायर बना लो। होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, नहीं, इसके वाले केस में 1 नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 2 कॉमन ले लेंगे, जो भी कोफिशिएंट है उसे कॉमन ले लो। तो 12 अपॉन में 2 क्या हो गया? 6x, और 9 अपॉन में 2। अब क्या करना है हमें? अब करना है क्या, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। चलो करते हैं। जो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, 6 का हाफ क्या हो गया? 3 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और हमने एक बार घटा दिया। इसका 6 का 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब करना है क्या? एनालाइज। ये किसका हो गया? ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? माइनस के कॉमन लिया तो माइनस के 9 प्लस के 18 अपॉन में 2। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा, 2 को अंदर भेजना, 2 इंटू के एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के ये कितना हो गया? 27 हो गया। 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो क्या हो जाए? माइनस के 27। अब हम इस वाले फंक्शन को पकड़ लें। क्यों? इसकी रेंज हमें पता है क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। तो
एक्स प्लस के 3 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 कब होगा? एक्स बराबर -3 पर। ठीक है, अब क्या है इसमें 2 की मल्टीप्लाई है तो कर देंगे दोनों साइड। अगर दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू 2 0 ही होगा। ठीक है, फिर क्या है -27, तो दोनों ओर 27 घटा देंगे, 27 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया, जो हमारे फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -27। मतलब अगर यहाँ कहीं -27 हुआ तो सारी इससे बड़ी वैल्यू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो y की वैल्यू या जो हमारे फंक्शन की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 27 से -27 से इनफाइनाइट तक। 27 लेंगे, क्यों? क्योंकि क्लोज इनइक्वालिटी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो एंड नहीं हो रही, अभी पूछ रहा हूँ कि समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं वर्गमूल यानी सम स्पेशल फंक्शन। ये स्पेशल फंक्शन जो है ये सब आपने पढ़े होंगे किसमें, क्लास 11th में, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। ठीक है, रूट फंक्शन, वर्गमूल फंक्शन। इस जो रूट फंक्शन है ये स्पेशल फंक्शन क्यों है? ये स्पेशल फंक्शन इसलिए है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, पहली बात, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, और ना ही रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है। जैसे ही ग्राफ से पता चल रहा है वाई एक्सिस का हमेशा पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं जा रहा, तो वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो बस इसमें इतना ही खास था। ठीक है, ठीक है, अगर देखना चाहो तो 1 पर जो हमें फंक्शन देगा वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। 4 पर कितनी वैल्यू देगा, 2 देगा। और ना इसमें नेगेटिव ऐड कर सकते हैं, क्यों? मैंने बताया रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ये एक्स लग रहा है, नॉट पॉसिबल लिख दूं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ग्राफ इसका ऐसा होता है, मतलब ये आपने अगर ग्राफ देखा हो किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो उसका ये हाफ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डोमेन की। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन का मतलब ग्राफ कितनी एक्स की वैल्यू कवर कर रहा है, कितनी कर रहा है, 0 से प्लस इनफाइनाइट, माइनस में है नहीं, तो इसकी डोमेन होगी 0 से इनफाइनाइट, 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, और बात करें रेंज की, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, रेंज होगी इसकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से प्लस इनफाइनाइट। रेंज का मतलब ऑल दी वैल्यू ऑफ y विच इज कवर्ड बाय ग्राफ। तो एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो इनफाइनाइट तक ही जाएगा, तो कहाँ से होगी, 0 से इनफाइनाइट, 0 इंक्लूडेड। ठीक है, फिर इसके बाद होता है मोड फंक्शन यानी मापांक फलन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। अगर मैं मोड के अंदर -1 लिखूं तो वो 1 देगा, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू ही लिखता हूं तो पॉजिटिव ही देगा। माइनस के 1.5 लिखता हूं तो क्या देगा वो, 1.5। तो इसका काम है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो हमें देगा हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा y की पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसका ग्राफ होता है वी शेप। ठीक है, और बात करें इसके डोमेन और रेंज की, पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। क्या, x बराबर 1 पर y बराबर 1, और x बराबर -1 पर भी y बराबर 1। क्यों, 1 डालो या -1 डालो देगा 1 ही, पॉजिटिव करके देगा। ऐसे ही x बराबर 2 पर y बराबर 2, और x बराबर -2 पर भी y बराबर 2। ठीक है, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या है, कितनी वैल्यू कवर कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस की कितनी कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बात करें रेंज की, रेंज मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू कवर्ड बाय ग्राफ, तो कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट। 0 भी देगा कब, जब हम एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वो 0 ही देगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 से इनफाइनाइट। समझ में आया मापांक फलन या मोड फंक्शन क्या है, इतना तो पता ही होगा, मोड के बारे में तो पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा सिग्नम फंक्शन यानी चिन्ह फलन। अब इसका काम क्या है, सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का काम है चिन्ह देना। चिन्ह देना यानी, चिन्ह देना यानी साइन देना। जैसे
जैसे मानो अगर मैंने माइनस में 1 डाला तो ये हमें माइनस में 1 नहीं देगा, ठीक है। अगर माइनस के 2 डाला तब भी हमें -1 देगा, ठीक है। 2 डाला तो ये 1 देगा, ठीक है। और 0 डाला तो 0 देगा। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो खाली इसका लिखने का तरीका हो गया। अब फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसके फंक्शन में जो फॉर्म है वो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन में एक्स, यानी मोड एक्स अपॉन में एक्स। हाँ, मैंने को मोड में एक बात और बतानी थी, हमें ये भी पता होना चाहिए मोड कहाँ टूटता है, यानी टूटने का मतलब मोड कहाँ अपना नेचर चेंज करता है। मतलब इधर देखो ये ऐसे जा रहा है और इस 0 पे टूट के इधर चला गया, तो ये जहां हमारी नेचर चेंज करेगा उधर कहते हैं मोड कहाँ टूट रहा है। तो अगर हम बात करें इस वाले फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की, तो ये एक्स बराबर 0 पर टूट रहा है, 0 से हमारा मोड का ग्राफ बदल रहा है। तो क्या होगा हमारा एक्स पॉजिटिव, मतलब मोड जो हम फंक्शन ले सकते हैं मोड की जगह वो लेंगे एक्स ही। कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। वो लेंगे माइनस एक्स कब, जब एक्स लेस देन और लेस देन 0 होगा। अब इसे समझा, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ -1 लिया था, -1 0 से छोटा है, तो मैं फंक्शन की वैल्यू मोड एक्स ना लेकर माइनस एक्स लेता हूँ, तो फंक्शन क्या हो गया माइनस वाले के लिए माइनस एक्स। मैं इधर -1 लेता हूँ तो क्या होगा माइनस के इंटू का -1, तो वो क्या होगी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू हमारी मोड ने दी थी, तो हम इसे फंक्शन के या सिंपल फॉर्म में इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर बात करें क्या, अगर हमें दे दे x-2, तो ये कहाँ नेचर चेंज करेगा, ये नेचर चेंज करेगा अंदर वाला 0 कहाँ बनना है, ये कहाँ 0 बनेगा 2 पर। ऐसी मैं बात करूँ 2x-3, तो ये कहाँ 0 देगा, मतलब कहाँ नेचर चेंज करेगा, ये किस पॉइंट पर करेगा, तो अंदर वाला 0, यानी 2x-3 पर बराबर 0, तो x बराबर 3/2 पर नेचर चेंज करेगा। ये नेचर चेंज यानी मोड फंक्शन को खोलने वाला काम, ये बार बार काम आएगा कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर में टाइम या फिर कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा इसलिए हैं, एक तो इसमें 11 का है, ठीक है, ऊपर से ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बिल हो रहा है ये थ्रू आउट द सिलेबस काम आएंगे। मतलब हर चैप्टर में लगभग काम आने हैं, कहीं पे कुछ काम आएगा तो कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है मोड एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। इसका काम होता है साइन देना। अब जैसे मैंने बताया मोड एक्स फंक्शन तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे टूटेगा। हालांकि मोड एक्स फंक्शन को इतना तोड़ने की जरूरत नहीं, कैसे, मैं इधर दिखाता हूँ। पहली कंडीशन क्या, जब एक्स ग्रेटर देन, खाली ग्रेटर देन 0 हुआ, एक्स बराबर 0 पर इसकी एक अलग कंडीशन बनती है, वो भी बताऊंगा। क्या, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, मोड एक्स अपॉन में एक्स। मोड एक्स कितना देगा, एक्स देगा, और एक्स देगा, एक्स का एक्स ही रहेगा, तो एक्स से एक्स कट गया, कितना बचा 1, ठीक है। एक्स बराबर अगर हम 0 लें तो 0 पर क्या होगा, एफ ऑफ 0, यानी मोड के अंदर 0 बटे में 0। अब आप कहोगे तो अनडिफाइंड कंडीशन हो गई, नहीं, लेकिन सिग्नम फंक्शन का काम है चिन्ह बताना, तो 0 चिन्ह बताता है किस रूप में, 0 के रूप में, ठीक है। चिन्ह का मतलब साइन, इंग्लिश में साइन, ठीक है। साइन वो वाला नहीं, कोस साइन वाला, साइन मतलब साइन, सिग्नेचर वाला साइन, ऐसा समझ लो। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड है अगर लेस देन 0 हुआ, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ माइनस के एक्स हो गया, तो यानी मोड के अंदर माइनस के एक्स अपॉन में माइनस के एक्स, तो ये क्या हो गया, मोड तो पॉजिटिव कर देगा और अपॉन में क्या बचा माइनस के एक्स, तो वो क्या देगा -1। तो हमारी फंक्शन की कितनी वैल्यू दिखी, 3 वैल्यू दिखी अलग अलग कंडीशन पे। क्या क्या, पहली दिखी 1 कब, जब एक्स पॉजिटिव होगा, 0 कब, जब एक्स 0 होगा, और -1 कब होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है, क्या, पॉजिटिव वैल्यू के लिए सब 1 देंगे, नेगेटिव वैल्यू के लिए सब -1 देंगे, और 0 पर 0, ठीक है। अगर बात करें डोमेन और रेंज की, इसका डोमेन क्या होगा, कितना कवर कर रहा है इसकी वैल्यू, ग्राफ पूरी कवर कर रहा है -∞ से +∞, तो इसका डोमेन हो गया -∞ टू +∞। बात करें रेंज की,
रेंज का मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू जो कि कवर कर रहा है ग्राफ। तो ये -1 से 1 कवर कर रहा है नहीं, ये केवल -1, 0 और 1 कवर कर रहा है। इसके बीच ये कोई वैल्यू नहीं देगा, ये खाली 1 देगा, 0 देगा या -1 देगा। तो इसकी रेंज ऐसे होगी क्या, -1, 0 और 1। क्लियर है इतना? पता चल गया सिग्नम फंक्शन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के क्वेश्चन PYQ में भरे पड़े हैं। वो दे देगा क्या, कैसे वो दे देगा, ऐसे दे देगा और डाल देगा कुछ भी लिमिट इधर और f(dx). तो इधर कह देगा इंटीग्रेशन करो। तो ऐसे भरे पड़े हैं तो समझना जरूरी है ऐसे भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है जो भी संख्या है उससे ठीक पहला इंटीजर देना। मतलब मैं पहले एक नंबर लाइन बनाता हूँ, -∞, +∞, 0, 1, 2, 3, -1, -2। ठीक है, ठीक है। फिर अब सिग्नम फंक्शन होता है बड़े ब्रैकेट में, यानी अगर कोई चीज बड़े ब्रैकेट में लिखी, हालांकि वो डिस्क्राइब कर देता है कभी कभार क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये बड़े ब्रैकेट में होता है। तो मान लो मैंने लिखा 1.2, तो 1.2 से ठीक छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो 1.2 यहाँ होगा। तो 1.2 से ठीक छोटा 1 होगा, तो ये क्या देगा, 1 देगा। फिर मैं बात करता हूँ 2.5 की, तो 2.5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो 2.5 से ठीक छोटा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, तो ये 2 देगा। ठीक है, बात करें माइनस के 1.5 की, तो क्या देगा ये, -1 नहीं, क्यों, 1.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा माइनस के। ठीक है, अब 1.5 से छोटा इधर होगा, इधर तो बढ़ता संख्या बढ़ती जाती है, छोटा इधर होगा, तो यानी -2 देगा। भाई माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी और जितनी कम उतनी बड़ी, तो 1.5 तो माइनस के 1.5 तो क्या नाम है, बड़ा हो गया ना 1 से। और हमने क्या बात करी कि ठीक छोटा इंटीजर, तो ठीक छोटा कौन सा होगा, 2 होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं माइनस के 5.9 की, तो 5.9 से ठीक छोटा क्या होगा, -6। ठीक है, और 0 पे क्या होगा, 0 पर 0। ठीक, और कोई इसमें इंटीजर आ जाए तो इंटीजर वो ऐसी के ऐसी दे देता है। क्लियर है इतना, क्या काम है इसका, कैसे है। अब ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ होता है इसका कुछ सीढ़ीदार, यानी जैसे स्टेप होते हैं सीढ़ी के, उस टाइप ग्राफ समझते हैं। हालांकि ग्राफ इसका काम बहुत कम आना है, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू है, y की वैल्यू आएगी 0। जैसे मान लो मैं 0.5 लेता हूँ, तो 0.5 इधर होगा, तो 0.5 से ठीक छोटा इंटीजर 0 ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो 0 ही देगी। फिर 1 से 2 तक 1 देगी, जैसे हमने क्या लिया था 1.2, तो 1.2 क्या दिया था, 1 दिया था। ठीक है, जिसमें 1 इंक्लूडेड होगा 2 नहीं होगा, क्यों, अगर हम इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 लेंगे तो 2 ही देगा, इसलिए 2 आगे इंक्लूडेड है किसमें, जब y की वैल्यू 2 है। ठीक है, ऐसी नेगेटिव में है। अब बात करें इसके डोमेन की। डोमेन का मतलब कितनी कवर कर रहा है इसकी वैल्यू ग्राफ। तो ग्राफ तो बड़े से कटा हुआ है, लेकिन है तो x की सभी वैल्यू के लिए। तो ये इसकी डोमेन हो गई -∞ से +∞। और रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब हो गया क्या, कि y की वैल्यू जो कि कवर है। तो y की वैल्यू तो सभी कवर है, सभी कवर नहीं है, केवल इंटीजर कवर है, यानी -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। तो रेंज होगी हमारी z। तो z क्या होता है हमारा, बता देता हूँ क्या होता है, -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। तो प्लस से माइनस तक सारी इंटीजर वैल्यू होता है, वैल्यू का सेट होता है क्या, z। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लास्ट फंक्शन हमारे, जो कि स्पेशल है। ये तो कहीं कहीं बहुत कम ही अगर
तुक्के से मिल गया तो मिल गया। सीयूटी के लिए, जेई के लिए फिर भी ठीक है, सीयूटी में अगर कहीं भी तुक्के से मिल गया तो मिल गया, वरना बहुत मुश्किल है। जो फ्रैक्शनल फंक्शन यानी भिन्नात्मक, इसका क्या काम होता है? फ्रैक्शन देना। ठीक है, इसे लिखते हैं कर्व ब्रैकेट में। मान लो मैंने 1.2 लिखा, तो इसमें फ्रैक्शन कितनी है? फ्रैक्शन है इसमें 0.2। ठीक है, 1 तो एक इंटीजर हो गया, और इंटीजर से अलग जितनी वैल्यू हो गई वो हो गई फ्रैक्शन। मैं लिखता हूँ 2.9, तो क्या आएगा? 0.9। 2 इंटीजर और 9 फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव में। नेगेटिव में जैसे लिया मैंने माइनस के 1.2 ही लिया, तो क्या होगा? आप कहोगे क्या कहोगे कि माइनस के वो 0.2 क्यों? माइनस के 1 अलग और 0.2 अलग। फिर यहाँ एक झोल है। क्या झोल है? झोल ये है, हम जो इसको डिस्क्राइब करते हैं वो कैसे करते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मतलब अगर हम इसका एग्जांपल लें इधर पहले, तो मैंने क्या लिया? 1.2 लिया, तो इधर क्या लिया x की जगह? 1.2। तो 1.2 माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या होगा? 1 होगा। तो 1 में से 1.2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.2। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर ये चीज हम माइनस के लिए करते हैं, मैंने माइनस के 1.2 लिया, तो क्या हो गया? ये माइनस के 1.2 माइनस के 1.2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस के 1.2 अभी बताया था क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ठीक छोटा इंटीजर, माइनस के 2 होगा। तो ये क्या हो गया? माइनस के 1.2 माइनस और माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? माइनस के 1.2 और प्लस के 2, तो क्या देगा? 0.8। ठीक है, इसका मतलब ये हो फ्रैक्शनल जो फंक्शन है हमारा कभी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो अब इसे निकाल लेंगे कैसे? इसे ऐसे निकाल लेंगे, जो हमारी फ्रैक्शनल आ गई नेगेटिव में आई, तो उसे 1 में से घटा दो, तो वो हमें पूरा फ्रैक्शनल पार्ट दे देगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब अगर मैं अब बात करूं -0.59 की, तो क्या होगा? वो होगा माइनस के 0.9 -1, तो वो क्या हो गया? 0.1। ठीक है, अब बात देखते हैं ग्राफ की। जैसा बताया, क्या हमेशा कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट देगा। और फ्रैक्शन कभी भी क्या नाम है, क्या कह रहा था मैं? फ्रैक्शन कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते, यानी 1 कभी ना तो ये 1 से ऊपर जाएगा और ना ही 1 हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही समझ लो, बहुत है। बात करते हैं डोमेन की, डोमेन रेंज। फिर ये जो हमारे स्पेशल फंक्शन है वो हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब एक्स कितनी वैल्यू कवर कर रहे एक्स की कितनी वैल्यू कवर हो पा रही है ग्राफ की, तो सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो ये कहां से हो गई? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और रेंज हो गई हमारी 0 से 1। क्यों? क्योंकि हमेशा फ्रैक्शनल देगी, ना तो 1 आएगा और 0 आ सकता है कब? 0 पर। ठीक है, तो 0 इंक्लूडेड 1 तक। ये होगा हमारे सम स्पेशल फंक्शन। फिर इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है 1 और ऑन टू, जो कि 12 का सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ सब कल से स्टार्ट करूं, खिचड़ी बहुत पक जाएगी वरना दिमाग में। इन्हें कल से स्टार्ट करके फिर क्वेश्चन कल से ही स्टार्ट कर देंगे, किसके? फंक्शन के। ठीक है, तो अगर कुछ सजेशन हो कमेंट करना, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो मुझे, अगर मेरे क्षमता में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। और कुछ डाउट हो कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा उसका। और वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं कल।